बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम OCD के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम देखते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स 2। आपने कभी किसी को देखा है जो बार बार अपने बाल नोचता हो, या कोई शख्स जो अपनी जिल्द को बार बार छीलता रहता है यहाँ तक कि ज़ख़म बन जाएं? क्या ये सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे एक बीमारी छुपी हुई है? तो आज हम यही समझेंगे। ट्रिकोटिलोमेनिया यानी हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। सबसे पहले नाम को समझते हैं। ट्राइको यानी हेयर, हमारे जो बाल होते हैं। टिलो यानी पुल, मैनिया यानी बार बार करने की शदीद ख्वाहिश। यानी ट्रिकोटिलोमेनिया एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें इंसान अपने ही बाल बार बार खींचता है। ये सिर्फ सर के बाल नहीं होते, कुछ लोग आईब्रोज खींचते हैं, कुछ आईलैशेस और कुछ जिस्म के दूसरों हिस्सों के बाल भी खींचती हैं। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म दबाव में काफ़ी ज़्यादा और पढ़ते पढ़ते बेख्याली में अपने बाल खींचना शुरू कर देता है। शुरू में एक बाल, फिर दूसरा बाल, फिर तीसरा। कुछ देर बाद इसे सुकून महसूस होता है, लेकिन जब वो आईने में देखते हैं तो वहाँ बाल कम हो चुके होते हैं। तो ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि ट्रिकोटिलोमेनिया है। अब स्ट्रेस का इसमें क्या किरदार है? ज़्यादातर मरीज़ों में एंजाइटी या स्ट्रेस इस रवैये को ट्रिगर करती है, यानी जितना ज़्यादा ज़हनी दबाव होगा उतना ज़्यादा हेयर पुलिंग होने का इम्कान होगा। कुछ मरीज़ सिर्फ बाल नहीं खींचते, इनके अपने रोज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे जो सर के सफ़ेद बाल है मैं सब वही खींचूँगा, यहाँ तक कि जब तक वो बाल नहीं खींच लेते। और कुछ लोग होते हैं जब तक उन्हें परफेक्ट फीलिंग ना आए तो वो नहीं रुकते। अगर हम DSM-5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें, अब सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर कैसे फैसला करता है। सबसे पहले आपने 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, बार बार हेयर पुलिंग होती है जिससे हेयर लूज हो जाए। दूसरा, मरीज़ कई बार छोड़ने की कोशिश करे लेकिन वो कामयाब ना हो। तीसरा, इसकी वजह से पढ़ाई, जॉब या सोशल लाइफ मुतासिर होने लगे। चौथा, हेयर लॉस की वजह से स्किन डिजीज ना हो। पांचवा, ये अलामात किसी दूसरी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ना हो। अगर ये तमाम कंडीशंस पूरी हों तो ट्रिकोटिलोमेनिया डायग्नोस की जा सकती है। दूसरे डिसऑर्डर की बात करते हैं, यानी एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर की। इसमें स्किन पिकिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें इंसान अपनी जिल्द को बार बार नोचता या छीलता रहता है, यहाँ तक कि ज़ख़म बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक लड़का है, इसके चेहरे पर दाना निकल आता है, वो इसे बार बार छेड़ता रहता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चंद दिन बाद पूरे चेहरे पर ज़ख़म बन जाते हैं। वो जानता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी ख़ुद को रोक नहीं पाता। तो ये क्या है? तो यही डिसऑर्डर है। अक्सर लोग स्किन पिकिंग करते हैं, जैसे फेस, आर्म्स, लेग्स, लिप्स और नेल्स के इर्द गिर्द। अब एंजाइटी का इससे क्या ताल्लुक है? बिल्कुल हेयर पुलिंग की तरह यहाँ भी एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम DSM-5 क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ 5 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। इसमें क्या क्या है? बार बार स्किन पिकिंग, ज़ख़म बन जाना, छोड़ने की कोशिश करना, रोज़मर्रा ज़िंदगी तासुर आना, कोई मेंटल डिजीज़ या दूसरी मेंटल डिसऑर्डर इसकी वजह ना हो। हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। हेयर पुलिंग यानी बाल खींचना, हेयर लूज, स्किन पिकिंग, जिल्द नोचना, स्किन लिशेस, दोनों में यानी स्ट्रेस भी मौजूद है और एंजाइटी भी। छोड़ने की कोशिश भी मौजूद है लेकिन मरीज़ इसमें कामयाब नहीं होता। अगर क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ट्रिकोटिलोमेनिया एंड एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर, तो आप यही लिखिएगा कि ट्रिकोटिलोमेनिया में मरीज़ अपने बाल खींचता है, मरीज़ अपनी जिल्द को, एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर इसमें अपनी जिल्द को खींचता है जबकि वो बार बार नोचता रहता है। और ये रवैये बुनियादी खसूसियात है। तो अब तक हमने 2 अहम डिसऑर्डर्स को अच्छी तरह समझ लिया। फिर हम आगे मेंटल डिजीज़, ड्रग्स, मेडिकेशन, सिम्टम्स ये सब पढ़ेंगे। बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि हर OCD असल OCD नहीं होता। बाज़ को सिर्फ एक दवा, नशा या कोई जिस्मानी बीमारी भी इंसान में OCD जैसी अलामत पैदा कर सकती है। तो डॉक्टर कैसे फैसला करते हैं कि ये असल OCD है या किसी और वजह से हुआ है? आज हम यही देखते हैं। सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड OCD।
اب ہم ایک اہم ڈس آرڈر پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا نام سن کر ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سبسٹینس یعنی نشہ آور چیز یا کوئی کیمیکل، پھر میڈیکیشن یعنی دوا، انڈیوسڈ یعنی کسی چیز کی وجہ سے پیدا ہونا، یعنی سبسٹینس میڈیکیشن انڈیوسڈ او سی ٹی کا مطلب ہے یعنی نشہ آور چیز یا کوئی کیمیکل یعنی دوا یعنی کسی چیز کی وجہ سے پیدا ہونا او سی ٹی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک انسان کسی خاص دوا کا استعمال شروع کرتا ہے، چند دن بعد اسے بار بار ایک ہی خیال آنے لگتا ہے، وہ ہاتھ بھی بار بار دھونے لگتے ہیں۔ پہلے اس سے کبھی ایسی علامات نہیں تھی، ڈاکٹر نے دوا چیک کی تو معلوم ہوا کہ یہ علامات دوا کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو یہ کیا ہے؟ سبسٹینس میڈیکیشن انڈیوسڈ او سی ٹی۔ پھر آپ ایک ایگزامپل لیں، ایک شخص نشہ کرتا ہے پھر نشہ چھوڑ دیتے ہیں، نشہ چھوڑنے کے بعد اسے بار بار وسوسے آنے لگتے ہیں، بار بار چیزیں چیک کرتا ہے، یہ علامات وithdrawal کے دوران پیدا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ وہ DSM-5 کے مطابق 5 چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ مریض میں او سی ٹی جیسی علامات موجود ہیں، مثال کے طور پر بار بار خیالات، کمپلشنز، ہیئر پولنگ، اسکن پیکنگ، اگر ہاں تو اگلا سوال دوسری چیز کیا ہے کہ یہ علامات دوا لینے کے بعد یا نشہ کرنے کے بعد یا نشہ چھوڑنے کے بعد شروع ہوئی؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر شک میں پڑ جائے گا کہ وجہ سبسٹینس ہو سکتی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کیا وہ دوائی یعنی میڈیسن ایسے علامات پیدا کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو ڈائگنوسس مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر چوتھی چیز کیا آتی ہے؟ کیا پہلے بھی مریض کو او سی ڈی تھا؟ اگر پہلے سے او سی ڈی موجود تھا تو وہ یہ سبسٹینس انڈیوسڈ نہیں ہوگا۔ پانچویں چیز کیا آتی ہے؟ کیا علامات اتنی شدید ہے کہ مریض کی روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تبھی ڈاکٹر ڈائگنوز کر سکے گا۔ پہلے ڈرگ آیا پھر او سی ڈی سمٹمز آئے، تو یہ کیا ہے؟ سبسٹینس انڈیوسڈ او سی ڈی۔ ہم ادر اسپیسیفائڈ obsessive compulsive and related disorder کی بات کرتے ہیں۔ اگر کسی مریض میں او سی ڈی یا اس سے متعلقہ ڈس آرڈر کی علامات موجود ہوں لیکن وہ DSM-5 کے مکمل ڈائگنوسٹک کرائٹیریا پر پورے نہ کرے تو ڈاکٹر کو یہ تشخیص دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی تشخیص ہوگی؟ تو ہم آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مریض میں علامات موجود ہے اور وہ اس کی روزمرہ زندگی کو متاثر بھی کر رہی ہے لیکن کسی مخصوص او سی ڈی ریلیٹڈ ڈس آرڈر کے تمام کرائٹیریا مکمل نہیں ہوتے۔ اس صورت میں ڈاکٹر واضح طور پر لکھ دیتا ہے کہ کرائٹیریا کیوں پورے نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کو اپنی ناک میں بارے میں بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے کہ اس کی ناک موٹی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی ناک خراب ہے، لیکن وہ بار بار آئینہ دیکھتی ہے جبکہ باہر کے لوگوں کو تو اس کی ناک بالکل ٹھیک نظر آتی ہے۔ ہم اسے آسان الفاظ میں یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادر اسپیسیفائڈ میں علامات موجود ہوتی ہے، کرائٹیریا مکمل نہیں ہوتے لیکن ڈاکٹر وجہ ضرور بتاتا ہے، جبکہ ان اسپیسیفائڈ میں علامات موجود تو ہوتی ہیں لیکن وجہ اسپیسیفائی نہیں کی جاتی یا معلومات ناکافی ہوتی ہے۔ یہی دونوں ڈس آرڈرز کے درمیان سب سے اہم فرق ہے۔ چلے ہم اسے اور آسان الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ ادر اسپیسیفائڈ یعنی ریزن ریٹن ہے جبکہ انسپیسیفائڈ ریزن ناٹ ریٹن۔ اگر یہ ایک لائن آپ نے یاد رکھ لی تو آپ کو اس ڈس آرڈر میں کنفیوژن نہیں ہوگی۔ پیتھولوجی آف obsessive compulsive disorder، اس میں جینیٹکس اینڈ فزیولوجیکل فیکٹرز کی بات کی گئی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوئے کہ یہ جو او سی ڈی کے نشو ہے نا، یہ جینیات کا درمیانہ کردار ہوتا ہے، یعنی اگر خاندان میں کسی فرد کو او سی ڈی ہے تو دوسرے افراد میں بھی اس بیماری کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ برین امیجنگ اسٹڈی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ او سی ڈی کے مریضوں میں دماغ کے 3 حصے زیادہ فعال ہوتے ہیں، آربیٹو فرنٹل کارٹیکس، انفیریئر کیوڈیٹ نیوکلیس، کینگولیٹ کارٹیکس۔ جب ایسے مریضوں کو کوئی ایسی چیز دکھائی جاتی ہے تو ان کے وسوسوں کو بڑھاتی ہے، مثلاً جیسے ان سے آلودہ دستانہ، تو دماغ کے یہ حصے مزید متحرک ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ بار بار ہاتھ دھونے یا چیزیں چیک کرنے پر مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اب انوائرمنٹل فیکٹرز میں کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں ماحول بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر کسی بچے نے بچپن میں جسمانی یا جنسی زیادتی، شدید دباؤ یا کوئی تکلیف دہ واقعہ برداشت کیا تو بعد میں اس میں او سی ڈی کے جو پیدا ہونے کے خطرات ہیں نا وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایسے شخص کو او سی ڈی ضرور ہوگا، لیکن خطرہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے انوائرمنٹل اور پرسنل۔
फैक्टर्स की तरफ। ओसीडी वाले अफराद अक्सर अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों पर डालने के बजाय खुद को जिम्मेदार समझते हैं। अगर इनके साथ कुछ बुरा हो जाए या बुरा वाक़या पेश आ जाए तो वो बार बार यही सोचते रहते हैं कि शायद मेरी ही गलती है। इसके अलावा उनमें नेगेटिव इमोशनलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो मनफी जज्बात जैसे खौफ, परेशानी और बेचैनी को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं। अब हाँ, अगर हम सबसे अहम और दिलचस्प टॉपिक की बात करें, मिसाल के तौर पर एक शख्स गैस का चूल्हा बंद कर देता है, लेकिन इसके बावजूद इसे अंदर से इत्मीनान नहीं मिलता। वो दोबारा जाके चेक करता है, फिर तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5 दफ़ा, क्योंकि इसके दिमाग को यह एहसास ही नहीं होता कि काम मुकम्मल हो चुका है। यही वजह है कि वो बार बार एक ही काम दोहराता रहते हैं। फिर हम बात करते हैं बिहेवियरल एक्सप्लेनेशन की, यानी इस नज़रिए के मुताबिक कंपैरिजन इसलिए बार बार होती है क्योंकि इनसे वक्ती सुकून मिलता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स को जरासीम का बहुत ज़्यादा खौफ है, वो हाथ धोता है तो चंद लम्हों के लिए उसकी बेचैनी कम हो जाती है। दिमाग ये सीख लेता है कि हाथ धोने से सुकून मिलता है, इसलिए अगली बार परेशानी होने पर वो दोबारा हाथ धोता है। यही अमल बार बार दोहराया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता कंप्लायंस मजबूत आदत बन जाती है। चले एक दफ़ा फिर कोई रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रिकोटाइलोमेनिया में क्या होता है, यानी हेयर पुलिंग डिसऑर्डर में इंसान बार बार अपने बाल खींचता है, जिसकी वजह से बाल कम होने लगते हैं या हेयर लूज हो जाता है। ये अमल अक्सर एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से होता है। मरीज कई बार इस आदत को छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होता। फिर हमने पढ़ा था स्किन पिकिंग डिसऑर्डर, जिसमें इंसान अपनी जिल्द को बार बार नोचता या करीदता रहता है ऊपर से, जिससे ज़ख्म भी बन सकते हैं। ये भी ज़्यादातर स्ट्रेस और एंजाइटी के दौरान बढ़ जाता है और मरीज़ इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर हमने पढ़ा सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड ओसीडी पढ़ा, जिसमें ओसीडी जैसे अलामत जैसे दवा, नशा और सब्सटेंस या नशा छोड़ने के बाद पैदा होती है। अक्सर अलामत किसी ड्रग या मेडिकेशन की वजह से शुरू हो तो डायग्नोसिस यही होगा, असल ओसीडी नहीं। इसके बाद हमने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन को समझा। इसमें अलामत किसी जिस्मानी बीमारी, ख़ास तौर पर ब्रेन डिजीज़ की वजह से पैदा होती है, यानी असल मसला ओसीडी नहीं बल्कि मेडिकल कंडीशन होती है। फिर हमने पढ़ा अदर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर, इनके दरमियान हमने फ़र्क सीखा। अगर अलामत मौजूद हो लेकिन मुकम्मल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूरे ना हो और डॉक्टर वजह भी लिखते तो इसे अदर स्पेसिफाइड कहते हैं। अगर अलामत मौजूद हो मगर वजह ना लिखी जाए या मालूमात मुकम्मल ना हो तो इसे अनस्पेसिफाइड कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा इटियोलॉजी ऑफ ओसीडी। ओसीडी सिर्फ एक वजह से नहीं होता, आपने ये याद रखना है, बल्कि जेनेटिक्स, ब्रेन चेंजेस, सरप्राइज, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी ट्रेस और बिहेवियरल लर्निंग सब मिलकर इसी डिसऑर्डर में नशुना में अहम किरदार अदा करते हैं। ख़ास तौर पर ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, इंटीरियर और ये सब मिलकर दिमाग के वो हिस्से जो एक्टिव हो जाते हैं, फिर ओसीडी में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर ओसीडी जैसे अलामत ज़ाहिर होने लग जाती है। और आखिर हमने बॉडी टेस्ट, मॉर्फिक डिसऑर्डर, होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्रिकोटाइलोमेनिया और एक्सैजरेशन डिसऑर्डर, फिर इटियोलॉजी पढ़ा। इन तमाम डिसऑर्डर्स में जेनेटिक्स का किरदार मौजूद है, जबकि स्ट्रेस, ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, माहौल और मनफी तजुर्बात और गैर मकबूली सोचने का जो अंदाज़ है, ये इस नशुना में अहम किरदार अदा करता है। ख़ास तौर पर होर्डिंग डिसऑर्डर में चीज़ें गैर मामूली, जज्बाती, वाबस्तगी और फैसला ना कर पाना एक अहम वजह है। कभी भी पेपर्स में डायग्नोस्टिक पर सवाल आ जाए तो हमेशा DSM-5 के क्राइटेरिया के मुताबिक जवाब दें। अगर सवाल इटियोलॉजी पर हो तो ब्रेन, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट और बिहेवियर चारों फैक्टर ज़रूर लिखें। और अगर सवाल कंपैरिजन का हो तो दोनों डिसऑर्डर्स के फ़र्क को एक जदवल में या वाज़ेह अंदाज में लिखें ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। आखिर हमें नंबर भी तो चाहिए ना, और मुझे उम्मीद है कि मैंने लेसन नंबर 20 और 19 बहुत अच्छे से कवर करवा दिए हैं। अगर कुछ भी रहता हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है। और आखिरी बात जो मैं अपने बच्चों को बताना चाहती हूँ और वो ये है कि बच्चे हुनर सीखें, अपनी स्किल को इतना पॉलिश करें कि आपके पास डिग्री भी हो, हुनर भी हो और आप अपने हुनर से दुनिया में राज कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना मत भूलिएगा, ठीक है? फ़ी अमान अल्लाह।